वो कोविड का दौर था जब ये कहानी मैंने लिखी थी। वर्ष 2021 का जून या जुलाई का महीना। जीवन यात्रा में आने वाले कुछ अंधे मोड़ों के उस पार कभी कभार हमारा सामना घने अनचाहे अंधेरों से होता है। अनिश्चितता मुंह बाए प्रतीक्षा कर रही होती है हमारी, कुछ सूझता नहीं है। पर बावजूद इस सबके यह यात्रा चलती रहती है। हम निकल आते हैं उस दौड़ से, और फिर जैसा आमतौर पर होता है, जिंदगी की दौड़ में सब कुछ भुला दिया जाता है। हाँ, कभी कभार जब सब सामान्य हो जाता है, हमारे अनुकूल हो जाता है, तब उनीदी सी आंखों के सामने उस अंधे मोड़ का वह अनचाहा अंधेरा एक बेतरतीब क्रम में डूबने उतराने लगता है, और हम आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो, वो वक्त भी बीत गया, अतीत बन गया। यह कहानी व्यतीत के अंधेरों के कुछ ऐसे ही बेतरतीब पलों को एक क्रम देने की कोशिश भर है। इसका शीर्षक मैंने दिया था कोविड, काला कौवा और किरणों के इंद्रधनुष। उस गुमनाम से पहाड़ी कस्बे में गर्मियों की एक और शाम, कुछ वैसी ही जैसे कि पिछली बहुत सी शामें रही होंगी। सामने की दो पहाड़ियों के बीच बने अनगढ़ से त्रिभुज में सूरज डूबने वाला है। कुछ भी रोमांटिक नहीं है इसमें। पहाड़ी ढलान पर पहिए की तरह लुढ़कते हुए एक हल्के लाल नारंगी गोले को गायब हो जाना है, बस। ना ही क्षितिज पर बादल का कोई लाल पीला होता हुआ टुकड़ा है, ना ही किरणों के इंद्रधनुष जैसा कुछ बनेगा। चारों ओर फैले उजास की चमक को बस बिलाना भर ही तो है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस अचानक ही कम हो गई हो। कुछ इसी तरह की हो गई है जिंदगी भी इस अजीब से दौर में। वह मन ही मन बुदबुदाया। सामने की पहाड़ी पर बने 3-4 घरों में पिछले एक सप्ताह में ही 3 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। तीनों ही कम उम्र के लड़के थे, टैक्सी ऑपरेटर्स। कुंभ के चलते हरिद्वार के लिए लगातार बुकिंग्स मिल रही थी। उसने गला खंखारा। खांसी के तीव्र दौर को कसकर दबाए गए होठों के बीच दफन कर देने की कोशिश में कुछ घुटी घुटी सी आवाजें ही बाहर तक आ सकी। दाएं बाएं गर्दन घुमाने के बाद वह आश्वस्त हो गया कि घर के सदस्य अंदर ही थे, और उसे इस तरह से खांसते खखारते किसी ने नहीं देखा। कोविड नहीं हो सकता, यह स्वयं को आश्वस्त कर रहा था वह। इतनी दूर अकेला सा घर है, पहाड़ी ढलान पर, कहीं आना जाना पिछले 1 महीने से बंद है। माली, घर का नौकर, मेड सब एक लंबे अरसे से नहीं आ रहे हैं। सामान की होम डिलीवरी हो रही है। सारी सावधानियां तो बरत ही रहे हैं सब। भला कहां से आएगा इन्फेक्शन? खांसी जुकाम वाला वायरल है यह, सीजनल फीवर। कोविड न हो सकने की सभी संभावनाओं को तलाश कर उन्हें सिलसिलेवार ढंग से चित्रों की एक श्रृंखला की तरह आंखों के सामने स्थायी रूप से लटका लेना दिलासा दे रहा था उसे। इस बीच आने वाली अधिकांश खबरें भी तो डराने वाली थीं। हर रोज सुबह सुबह आने वाला दूध वाला, जो कि बाहर की दुनिया से जुड़ा अकेला संपर्क सूत्र बचा था, किसी न किसी की अचानक हुई मौत का समाचार सुना जाया करता था। वो 2 भाइयों की दुकान है ना, जहां से आप रजनीगंधा मंगवाते हो, उसमें से छोटा वाला था, निकल लिया कल रात। अभी 2 दिन पहले ही भर्ती कराया था आशा वर्कर्स ने अस्पताल में। मृत्यु से जुड़ी सारी संवेदनाओं, भावनाओं को निगल चुकी है यह बीमारी। इतनी जल्दी, इतनी अचानक मौतें हो रही हैं कि रिश्तेदारों, जान पहचान वालों, दोस्तों, सभी का पहला रिएक्शन यही होता है कि चलो, हम फिलहाल भाग्यशाली हैं, बचे हुए हैं अभी। इतना डरा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति कि मरने वाले के प्रति होने वाली सहज संवेदना और सहानुभूति भी स्वयं के जिंदा बचे रहने के एहसास तले ढकती दबती चली जा रही है। खांसते हुए उसने महसूस किया कि हूं की खोखली सी आवाज अंदर कहीं बहुत गहराई से आने लगी है अब। हल्का बुखार भी बना हुआ था। व्हाट्सएप पर घूम रहे कोविड के प्रिस्क्रिप्शन को दवाओं के अपने सतही ज्ञान के साथ मिलाकर उसने डॉक्सी, एजिथ्रोमाइसिन और एंटी एलर्जिक लेना शुरू कर दिया था।
कुछ दिन पहले किसी ने यह सजेस्ट किया था कि बुखार होने पर डोलो खा लेना सेफ है। वायरल फीवर ही है यह, देर से ही सही, पर अब तो एंटीबायोटिक शुरू कर दी है, 5 दिन में सब ठीक होने लगेगा। स्वयं की हौसला अफजाई सुकून दे रही थी उसे। बहुत कुछ अनचाहा घट चुका है उसके साथ पिछले 2-3 वर्षों में। मां के बाद पिताजी की हुई अचानक मौत, लॉकडाउन के चलते भाई की दुकान का बंद हो जाना, सारी तैयारियों के बावजूद बेटी की शादी का कोविड के कारण अचानक टल जाना, और फिर अच्छे खासे खर्च से बनाए गए होम स्टे का लगातार बंद पड़े रहना। अब बैठे बिठाए यूं ही कोविड का शिकार हो जाना एक असंभव सी संभावना थी उसके लिए। कोविड और वायरल फीवर में अंतर समझाने वाले व्हाट्सएप का अच्छा खासा जखीरा जमा कर लिया था उसने अपने मोबाइल में। गूगल को बार बार खंगालना तो खैर शगल ही बन गया था। घर के अन्य सदस्यों को भी वो लगातार एक ही बात समझा रहा था, कोई बॉडी एक नहीं है, टेस्ट और स्मेल का सेंस बरकरार है, कोई ब्रीदिंग इशू नहीं है, और बुखार भी बमुश्किल 100-101 डिग्री तक जा रहा है। कहां से हो सकता है कोविड भाई? तेज कदमों से किचन गार्डन की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि उसकी सांस फूल रही है। हमेशा ही एक बहुत एक्टिव जिंदगी जीने का आदी होने के कारण वह बार बार नजरअंदाज कर रहा था, भूलना चाह रहा था इस सच्चाई को कि आजकल उसका मन सिर्फ लेटे रहने को कर रहा है। दिन का खाना खा लेने के बाद आंखें स्वयं ही बंद होने लगती हैं और फिर कब शाम के 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत कुछ करना है उसे अभी, बेटी की शादी, अविवाहित छोटी बहन का पिताजी की फैमिली पेंशन के लिए किए गए क्लेम का सेटलमेंट, होम स्टे को परिवार के एक निश्चित आय के स्रोत के रूप में स्टैब्लिश करना, बेटे और छोटे भाई के बच्चों का सेटलमेंट। इन हालतों में कोविड जैसी बीमारी, गॉड कांट बी दैट क्रूअल एंड अनजस्ट। एक दार्शनिक वाले अंदाज में स्वयं का श्रोतागण बहुत आश्वस्त सा महसूस कर रहा था। वह मध्यम वर्ग में व्याप्त सुरक्षा की भावना और वैचारिक कुंठाएं बचपन से ही गुट्टी में पिलाए गए किसी सर्वशक्तिमान, दयावान, न्यायप्रिय ईश्वर की कृपा के निश्चित से लगने वाले ज्वार में स्वयं को समझाने, बुझाने और संयत रख सकने लायक ताकत तो ढूंढ ही लेती है। मन ही मन शाम की आरती के वक्त नियमित रूप से पढ़े जाने वाले मंत्र सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी को अनायास ही बार बार दोहराते हुए उसे अचानक ही आभास हुआ कि वह ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम जैसा कुछ बुदबुदाने लगा है। महामृत्युंजय मंत्र, मृत्यु से रक्षा करने वाला महामंत्र, जिसका जाप पिताजी ने मां की मृत्यु से हफ्ते भर पहले करवाया था। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उसे महसूस हुआ कि पैरों के नीचे की जमीन डगमगा रही है, कुछ वैसे ही जैसे कश्ती डगमगाती है जब आप उसमें अपना पांव रखते हैं। संतरे के पेड़ के नीचे पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी के चटके हुए हत्थे को पकड़ने की कोशिश में वह उस पर बैठ गया। सब कुछ घूम रहा था, गोल गोल गोल। किसी छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे बना एक प्राचीन मंदिर समूह है। उसके बाहर स्थित हवन कुंड में एक बूढ़ा सा पंडित हिस्टेरिक अंदाज में जोर जोर से महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ते हुए समिधा डाल रहा है। मृत्यु मोक्षी मामृतात्, मृत्यु मोक्षी मामृतात्। छपाक की आवाज के साथ घी और जड़ी बूटियों से बनी सुगंधित हवन सामग्री में गूंथे गए जौ, तिल और चावल के दाने चिट चिट की आवाज के साथ चल रहे हैं। हर छपाक के साथ लपटों का एक सैलाब सा उठता है। बूढ़े पंडित के बगल में खड़े उसके पिताजी और बड़ी बहन का गर्मी से तमतमाया हुआ चेहरा तेज रोशनी में चमक रहा है। उनकी भाव भंगिमा और चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि से स्पष्ट है कि उन्हें मां के ठीक हो जाने या फिर कम से कम उसकी तकलीफ भी कम हो जाने का पूरा भरोसा है। तभी पता नहीं कहां से एक बड़ा गहरे काले रंग का पहाड़ी कौवा इधर उधर बिखरे जौ चावल के दानों को चुपता हुआ उस तसले में चोंच मारने लगता है जिस पर समिधा का ढेर रखा हुआ है। उस पर नजर पड़ते ही बूढ़ा पंडित चिल्लाता है, हट हट, अब क्या लेने आया है तू? झटका सा लगता है उसे। बड़ी बहन घबरा कर पिताजी का हाथ पकड़ लेती है। पंडित अपनी तरंग में ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप जारी रखे हुए है। कौवा तेजी से उड़ते हुए अब उसके घर पर आ गया है।
एक असामान्य रूप से लंबी स्केल नुमा चीज दबी हुई है उसकी चोंच में। उसके मकान की बड़ी सी बाउंड्री वॉल और लॉन तथा किचन गार्डन को स्केल से ढकियाता हुआ वह मकान के पास तक ले आता है, ठीक उसी जगह पर जिसके आगे की जमीन अभी महीना भर पहले मिले म्यूनिसिपैलिटी के नोटिस के अनुसार लीज की है और जिसे एक निश्चित समय अवधि के अंदर उसे फ्री होल्ड करवा लेना है। अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है यह काला डरावना सा कौवा। बेटी की शादी के लिए बुक कराए गए बैंक्वेट हॉल के मालिक द्वारा वापस की गई एडवांस की 50% रकम को, जिसे उसने अलमारी में संभाल दिया था, उस कौवे ने बाहर सड़क पर फैला दिया है। हवा में उड़ते नोटों को इकट्ठा करने के प्रयास में वह इधर उधर भाग रहा है, बदआवाज सा। कौवे ने अब पिछले 1.5 साल से लैपटॉप के सामने बैठकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले उसके इकलौते बेटी की शर्ट की जेब से अधजली सिगरेट और छोटी सी पुड़िया में बंद सफेद सा पाउडर निकालकर बिखरा दिया है। वो अपनी चोंच में एक लंबा सा धागा लटकाए उसके इस पुश्तैनी मकान के चक्कर काटने लगता है। देखते ही देखते मकान को उसने लाल धागे की मदद से कई हिस्सों में बांट दिया है। हर हिस्से पर खड़े कुछ अजनबी चेहरे अब डरावने अंदाज में घूर रहे हैं उसे। दूर कहीं किसी अंधे कुएं से आ रही आवाजों से उसकी आंखें खुली। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी बेटी अपनी नरम हथेलियों से उसका माथा सहला रही थी। थोड़ी देर इधर उधर निरुद्देश्य आंखें घुमाने के बाद वह स्वयं को वर्तमान से जोड़ पाया। अपने बेडरूम में था वह, सामने किताबों का रैक, अस्त व्यस्त सी बेड साइड टेबल। तभी उसे ध्यान आया, अरे आज ही तो आना था बेटी को दिल्ली से। तय हुआ था कि अब शादी तक वर्क फ्रॉम होम यहीं घर से ही करेगी। कैसे हैं आप अब? वो पूछ रही थी। इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतने जिम्मेदार और परिवार में सबसे बड़े होने के बावजूद इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपी नाराजगी और गहरी चिंता को आसानी से पढ़ सकता था वह। मुझे खुद भी कोविड हुआ था दिल्ली में, अभी 1 महीना पहले ही। बस फटाफट क्वारंटीन किया, दवाइयाँ ली, रेस्ट किया और ठीक हो गई 2 हफ्ते में। घर तो खबर भी नहीं दी मैंने। पर आपने तो। कुछ नहीं बेटा, वायरल फीवर होगा, कोविड का कोई सिम्टम ही नहीं है। बीच में ही हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोला वह। हालांकि उसे अपनी आवाज में कुछ वैसा ही खोखलापन लग रहा था जैसा कि उसने पिताजी की मृत्यु से कुछ पहले उनकी आवाज में तब महसूस किया था जब वो कहा करते थे, मैं ठीक हूं बेटा, तुम चिंता मत किया करो। अगले 2 दिनों तक घर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहटी पर बसे शहर के अस्पतालों के चक्कर, एक्सरे, सीटी स्कैन, डी डायमर, सीबीसी, न जाने कितने टेस्ट। उसके कजन, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था, की नाराजगी भरी शिकायत, समय पर क्यों नहीं बताया, क्या मिला इस तरह की नासमझी से, वगैरह वगैरह। छोटा भाई और घर के अन्य सदस्य भी आश्चर्यचकित थे। बात यहां तक पहुंच गई और हमें आप यही समझाते रहे कि वायरल फीवर है। चुपचाप अपने मन से दवा खाते रहे, न क्वारंटीन, न गार्गल, न काढ़ा। समय रहते ये सब कर लिया होता तो। वो तो गनीमत है कि घर में सभी ने मास्क पहनने और सैनिटाइज करने की आदत डाल ली है। कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ। पता नहीं क्या होता अगर। रिपोर्ट से पता चला कि उसके दोनों फेफड़े 40% इन्फेक्टेड हो गए थे। सीटी स्कोर 14 पहुंच गया था और सिविरिटी स्कोर शायद 16 के आसपास था। ऑक्सीजन लेवल 85-90 तक पहुंच गया था। फिर छोटे भाई का इधर उधर भाग दौड़ कर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना और डॉक्टरों से लगातार सलाह के बाद बेटी की पहल पर अगली सुबह दिल्ली के लिए रवानगी। अपने संपर्कों के चलते अपोलो अस्पताल में एक ऑक्सीजन बेड का भी इंतजाम वह समय रहते करा चुकी थी। तभी उसे याद आया कि अप्रैल के 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद उसने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम अब तक नहीं भरा है। अब खैर, बेटी की शादी के लिए कैश कराई गई एफडीज का पैसा अभी पड़ा है सेविंग्स अकाउंट में। अपोलो अस्पताल के कोविड रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बेड खाली होने के साथ अपनी बारी का इंतजार करती दसियों मरीज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर के कैन्यूला को बार बार हटाकर डिस्पोजेबल ग्लास में कफ थूकते युवा चेहरे, स्ट्रेचर पर लेटे बुजुर्ग, माहौल को और ज्यादा बोझिल बनाती लंबे इंतजार के बाद पैदा होने वाली बेबसी भरी झुंझलाहट।
लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद व्हीलचेयर में बिठाकर उसे एक बहुमंजिली इमारत की ओर ले जाती एक महिला स्वास्थ्यकर्मी। बेटी ने एक छोटे से बैग में घर से लाई कुछ किताबें और थोड़ा बहुत जरूरी सामान डालकर टावर 3 के दरवाजे पर छोड़ते हुए उससे कहा, नाउ गेट वेल सून बब्बा। बहुत देर तक गूंजते रहे थे शब्द उसके कानों में। उसकी ठहरी हुई निगाहों को व्हीलचेयर के मोटे बैकरेस्ट के बावजूद वह शिद्दत से महसूस कर रहा था अपनी पीठ पर। एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में बेड्स के चारों ओर सफेद स्लाइडिंग पर्दे लगाकर बहुत से केबिन बना दिए गए थे। दीवार के साथ लगा उसका बेड उस पंक्ति में आखिरी था। दीवार पर कांच की एक फिक्स्ड गोल खिड़की थी, कुछ वैसी ही जैसी उसने वर्षों पूर्व पोर्ट्समिथ डॉकयार्ड के किसी ऐतिहासिक जहाज के सेलर्स केबिन में देखी थी। बेड पर लेटाए जाने के बाद उसे लगा था जैसे वह उस जहाज के केबिन में लटके उन सैकड़ों हैमक्स में से किसी एक में लेटा है, जिनमें कभी जहाजी लेटा करते होंगे। समुद्र में हिचकोले खाते जहाज के साथ हैमक्स भी इधर उधर झूल रहे थे। एक्सरे, सीटी स्कैन, इंजेक्शन, स्टेरॉइड, आईसीयू। कम से कम शुरुआत के दिनों का लेखा जोखा ठीक से याद नहीं है उसे। गतांक से आगे टैग के साथ शुरू होने वाली कई अंकों में फैली किसी लंबी कहानी के पन्नों को जैसे बेतरतीब ढंग से मिला दिया हो किसी ने। बगल के बेड वाली पेशेंट शायद कोई अत्यंत संपन्न अधेड़ महिला थी। महिला की इबादतनुमा कॉलर ट्यून लब पे आती है दुआ प्राय बजती ही रहती थी। जिम, होटल और रेस्तरां इत्यादि का मालिक था उसका परिवार। बेटी की हाल ही में हुई शादी में 1 किलो सोना दिया था उसने। घर में किसी को अक्सर फोन कर और कनेक्टेड रहने के लिए कहा करती थी। संभवतः किसी टेंशन के चलते घर में हो रही हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखना चाह रही थी वो। जोर जोर से होने वाले वार्तालाप के हिस्से कभी कभी बहुत लाउड हो जाया करते थे। प्रायः उत्तेजित सी होकर वो किसी के लिए कुतिया है कुतिया जैसे शब्दों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करती थी। कभी किसी के तलाक की बातें। 1-2 दिन के बाद वह डिस्चार्ज होकर चली गई, शायद अपनी जिद से। बेड ठीक करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ से बातें करते हुए वार्ड बॉय बता रहा था कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों चली गई इतना जल्दी। उसके सामने वाली बेड में एक युवा बंगाली इंजीनियर था। पर्दा हट जाने पर कभी कभार उसकी शक्ल दिखाई दे जाती थी। उसकी पत्नी भी उसी वार्ड में बगल वाली बेड पर थी। 8 वर्ष के अपने इकलौते बेटे को फरीदाबाद में किसी मित्र के घर छोड़कर आए थे ये दोनों। वो कहीं बाहर खाना खिलाने या घुमाने न ले जाए बच्चे को। बार बार किए जाने वाले फोनों में उसके खाने पीने, स्कूल, पढ़ाई और उसके मूड से जुड़ी चिंताएं अक्सर मुखर हो जाया करती थी। डॉक्टर की विजिट पर सिर्फ एक ही प्रश्न होता था, क्या हमारा अभी घर जाना सेफ होगा? कहीं फिर से कोविड का इन्फेक्शन, क्वारंटीन होना पड़ेगा क्या यहां से जाकर? और उस किनारे वाली बेड पर सिंगल पेरेंट थी शायद। घर में किसी नौकर या ऑफिस के कर्मचारी के साथ रह रहे अपने बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बहुत फिक्रमंद है। वीडियो कॉल से उसकी पढ़ाई का जायजा लेना और पापा से दूर रहने की रोज दी जाने वाली हिदायतें। रात देर तक नींद न आने पर पढ़ना भी प्राय संभव नहीं हो पा रहा था। वार्ड की बत्तियां बुझवा देते थे पेशेंट्स। अगल बगल की कुछ खाली हो चुकी बेड्स पर अधलेटे स्टाफ की बातें सुनाई देती थी उसे। किसी को घर पर पर्याप्त पैसे न भेज सकने की चिंता, किसी की शादी, कहीं मौत, कहीं पारिवारिक झगड़े, असफल प्रेम प्रसंग। पर जिंदगी की रफ्तार बदस्तूर जारी थी। उस रात वॉशरूम में जाने के लिए घंटी बजाए जाने पर आए लंबे से वार्ड बॉय ने, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चश्मे के पीछे हमेशा मुस्कुराती हुई सी लगती थी, वॉश बेसिन के पास उसकी व्हीलचेयर को रोकते हुए पूछा था, सर आप कोई सिंगर या राइटर हैं क्या? आपके लंबे बाल और चुपचाप रहने की आदत की वजह से पूछ रहा हूं सर। कल रात भी आप मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ रहे थे। मुस्कुरा दिया था वह। उसे वापस बेड की ओर ले जाते हुए वो फिर बहुत अपनेपन के साथ कहने लगा, मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है सर। मुझे लगता है जिंदगी बिंदास जीनी चाहिए। यहाँ कोविड वार्ड में 2 महीने से वॉलंटरी सर्विस देते हुए बहुत कुछ देखा और समझा है सर। दूसरे दिन शाम को विजिट पर आए डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा, आज शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। बस लंग्स का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन मत कीजिएगा अभी, और अगर हो सके तो हिल्स में वापस 2-3 हफ्ते बाद जाइएगा। फिर हंसते हुए उसने ग्लव्स से ढकी अपनी मुट्ठी को उसकी बंद हथेली से टकराते हुए कहा,
You got an unmistakable persona. We'll get well soon. Live a life king size, sir. कांच की गोल खिड़की से दिखने वाले ऊंचे यूकलिप्टस की फुनगी पर बैठा काला कौवा दिन ढलने के साथ ही क्षितिज की ओर उड़ चला था। उसके छोटे होते जा रहे आकार को वह उसके गायब होने तक घूरता रहा। डूबते सूरज के आसपास लाल पीले बादलों का सैलाब था आज, जिसके बीचों बीच धीरे धीरे डूबते हुए सूरज की किरणें इंद्रधनुष जैसा कुछ बना रही थी।